Okay. Yesterday we were discussing about the chapter number 9, government budget, in which up to the previous topic we have studied about the concept of government budget as well as the objectives of government budget. Today the next topic is there, that is the structure of the budget. Structure means the components. It means कि क्या क्या चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट बजट में इंक्लूड की जाती हैं. व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए गवर्नमेंट बजट वी कैन कॉल. ये मेन कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, टर्म्स हैं which are included in government budget. So simply there is a two broad components of the government budgets. Two broad means the main thing, the sub partition of them will also be there. The first one is the budget receipt and second one is the budget expenditure. Means the one portion of the budget will mainly related to the receipts की government की जितनी भी receipts होती है, total receipts. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि टोटल रिसिप्ट्स मींस टोटल रिसिप्ट्स में दो तरीके की रिसिप्ट्स होती हैं. विच वन दैट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. अब दोनों का नेचर होता है रिसिप्ट्स का भी. कुछ रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं. As like similar the budget, the second one component of the budget is there, that is the budget expenditure, जहां पर गवर्नमेंट जो है सारा पैसा खर्च करती है. It also having the two kinds of forms, that is the revenue expenditure and capital expenditure. So ultimately the budget component simply it included the two components, budget receipts and budget expenditures. और इनके फर्दर दोनों के सिमिलर कंपोनेंट होंगे. Budget receipt will be further divided into revenue receipts and capital receipts, depends upon the nature of the activity. And budget expenditure is also mainly divided into two terms, revenue expenditure and capital expenditure, as per the nature of the expenditure. Now we will discuss the detail of both of the concept there. The first one is there, that is the budget receipt. अब सबसे पहले मीन्स बजट रिसिप्ट का क्या मीनिंग आया. देखिए यहाँ पर जो बजट हमारा प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग ईयर. आने वाले साल के लिए प्रिपेयर हो रहा है. सो इन दैट काइंड ऑफ स्टेट व्हाट विल हैपन कि जो भी मतलब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज द एस्टिमेटेड. आने वाले साल के लिए तो हम एस्टिमेशन ही करेंगे ना, डायरेक्ट तो गवर्नमेंट शो नहीं कर सकती. हाँ, जो प्रीवियस ईयर में वर्क हुआ है दैट विल बी डायरेक्टली शोन, बट बजट रिसिप्ट में जो चीजें आएंगी वो एस्टिमेटेड आ जाएंगी. सो बजट रिसिप्ट में क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट को टोटल एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, फिजिकल ईयर मींस दैट इज द पर्टिकुलर ईयर, सभी के सभी सोर्सेस से ओवरऑल ऑल ऑफ द सोर्सेस एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर गवर्नमेंट को जितनी भी मनी रिसिप्ट्स होती है, either it is of the revenue nature or the capital nature, the total money receipts of the government that will also be estimated, not the actual तो हमें next year पता चलेंगी कि वो कितनी थी. Okay, so the budget receipts refers to the estimated money receipts. We can say that money receipts of the government from all the sources during the fiscal year. बजट रिसिप्ट क्या हो गई, एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स हो गई गवर्नमेंट की, जो सारे के सारे सोर्सेस से गवर्नमेंट को रिसीव हो रही है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इट इज further classified into two terms. What are that? That is the revenue receipts and capital receipts. कि कुछ receipts ऐसी होती है जो revenue nature की होती है, कुछ receipts ऐसी होती है जो capital nature की होती है. सो रिवेन्यू रिसिप्ट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइज. देखिए अगर हमें एक नॉर्मल सेंस लगाइए, अगर हमें कहीं से भी कुछ रिसीविंग हो रही है, एनी काइंड ऑफ द थिंग्स विल बी रिसीव्ड, इट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट इन द टू सेंस. ये पर्सन की लाइबिलिटी या एसेट्स को दोनों को इम्पैक्ट करेगा, दोनों में से किसी भी तरीके से वो इम्पैक्ट कर सकता है. अब अगर रिसिप्ट हो रही है तो मे बी वो फ्यूचर में हमारी कोई
लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, इंक्रीज करता है, या हमें पैसा मिला है तो वो हमने अपनी असेट्स को सेल करके मिला है, लेस करके मिला है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या आ जाएगी, दैट या तो आपने क्या किया है, या तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई। सपोज मैंने किसी से 50,000 रुपीज लिए, मुझे रिसीव हो गए, तो इन फ्यूचर मुझे 50, मतलब वो 50,000 जो है वापस देने हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, राइट। अदरवाइज सपोज मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ और वर्क किया है, तो वहां पर मैंने अपनी किसी असेट्स को सेल ऑफ करके उसको रिसीव किया, देन मेरी असेट्स रिड्यूस हो गई। तो अगर मीन्स हमारी रिसिप्ट्स हो रही हैं, पहली सेंस आप ये समझिए कि अगर कोई रिसिप्ट्स होती है ना, तो वो दो चीजों में इम्पैक्ट लेके आती है, या तो वो लाइबिलिटी को क्रिएट कर देगी या वो असेट्स को रिड्यूस कर देगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि रिवेन्यू नेचर के अंदर क्या होता है। जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो दोनों में से कोई काम नहीं करती, ओके। जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो दोनों में से कोई ना कोई एक वर्क करती हैं। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्चुअल में अगर रिसिप्ट हुई है तो वो क्या इम्पैक्ट करती है। इट मीन्स या तो वो कोई लाइबिलिटी को क्रिएट कर देती है या वो असेट्स को रिड्यूस कर देती है। और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, तो एक्सपेंडिचर अगर हम कर रहे हैं तो वो असेट्स और लाइबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। एक्सपेंडिचर या तो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, सिंपली हमने कहीं पे पैसा दिया, उसने हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। अदरवाइज अगर हमने कहीं पैसा खर्च किया तो उसने हमारी असेट्स को क्रिएट कर दिया। सो द मेन थिंग इज देयर, अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट करेगा, वो लाइबिलिटी को क्रिएट करेगा और असेट्स को रिड्यूस करेगा। और अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ खर्च कर रही है, तो या तो वो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगा या वो असेट्स को क्रिएट कर देगा। ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग। अब आपने ध्यान देना है, देर आर द टू कैटेगरीज, रिवेन्यू एंड कैपिटल। तो रिवेन्यू कैटेगरी कुछ भी नहीं करती, ना तो वो लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट डालती है, ना ही वो असेट्स पे इम्पैक्ट डालती है। जो इम्पैक्ट डालती है वो सिर्फ कैपिटल कैटेगरी होती है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो। अब आपको मेनली इस बात का ध्यान रखना है कि कैपिटल नेचर वाली आइटम अगर वो रिसिप्ट है तो वो लाइबिलिटी और असेट्स पे क्या इम्पैक्ट डालेगी, अगर वो एक्सपेंडिचर है तो वो लाइबिलिटी और असेट्स पे क्या इम्पैक्ट डालेगी। सो द फर्स्ट वन कंसेप्ट इज देयर, दैट इज द बजट रिसिप्ट आई वाज टेलिंग यू अबाउट विच। तो मैंने आपको बताया दैट द बजट रिसिप्ट सिंपली एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फिस्कल ईयर। तो बजट रिसिप्ट अब हमने फर्दर क्लासिफाइड किया इसको टू टर्म्स में, दैट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो पहले हमारे स्टेट आ गई, दैट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट। as I already told you that revenue nature item doesn't affect on anything, either the liabilities or the assets। तो हमारी revenue receipts कौन सी होती हैं? The revenue receipts refers to all those receipts by the government जिनके पास दो ये फीचर्स होते हैं। ये दोनों ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, मीन्स द फर्स्ट वन फीचर इज देयर, they don't create any kind of the liability for the government, as well as they don't cause any reduction in the assets of the government। ना तो वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही वो गवर्नमेंट की किसी असेट्स में कोई रिडक्शन करती है, ओके। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट वन कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की, जैसे कि टैक्स। अब गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, वो उसके लिए एक रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि टैक्स लेने के बदले में गवर्नमेंट में ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जबरदस्ती की वो आगे कुछ करेगी, वो यूनिलेटरल पेमेंट है, इट मीन्स वन साइडेड पेमेंट है कि जो कंज्यूमर है, जो जनरल पब्लिक है, उनको टैक्स देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। सो दिस इज द सिंपल थिंग कि गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट है ये कि जिसके बदले में गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। एज वेल एज अगर हम ऑपोजिट साइड में बात करें तो इसने हमारी
गवर्नमेंट की किसी एसेट्स में कोई रिडक्शन भी नहीं किया, तो सिंपली टैक्स रिसिप्ट्स कैसी रिसिप्ट्स आ गई, दैट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट्स। द नेचर ऑफ द टैक्स रिसिप्ट्स आर रिवेन्यू रिसिप्ट्स, जो ना तो किसी तरीके की कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट के लिए और ना ही कोई गवर्नमेंट की असेट्स में रिडक्शन करती है। एज वेल एज मीन्स द थिंग इज देयर कि अगर कुछ और काम गवर्नमेंट करती है जो उसकी एसेट्स में रिडक्शन करता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं होता। द सिंपल कंक्लूजन इज देयर दैट द रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज which do not create a liability for the government as well as do not lead to reduction in the assets of the government. Now we will discuss about the detail of the revenue receipts कि कैसी कैसी होती हैं। तो डिटेल मीन्स अब हमारी मेनली डिटेल में क्या क्या आ जाएगा कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए द सिंपल थिंग्स आर देयर अंडर द हेड ऑफ द रिवेन्यू रिसिप्ट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ टैक्स ही होंगे, टैक्सेस भी होते हैं, अदरवाइज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आर आल्सो देयर। अब टैक्स में बहुत से टाइप के टैक्स आ जाते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, सो मेनी थिंग्स। On the opposite side, non-tax receipts में fees, escheat, fines, special assessment, income from public enterprises, income from sale of spectrum like 2G, 3G, grants, donation. See these. We will also discuss about the detail of it. Now the first one, tax receipt. तो taxes क्या होते हैं? That is a compulsory payment which is given to the government by the everyone we can say, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे वो फर्म्स हैं, कोई इंडस्ट्री है, everyone is paying the tax to the गवर्नमेंट। बट वी कैन नॉट से कि इन रिटर्न हम कोई सर्विस या कुछ भी बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो, दैट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, वी जस्ट हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट। अ टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड बाय द हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल, फर्म to the government without any reference to the return. The first one is the tax receipts. तो टैक्स में यहाँ पर जो टर्म्स है उसमें टैक्स के टाइप्स हैं कि टैक्स कैसे कैसे हो सकते हैं। देर आर मेनली प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। थ्री काइंड्स ऑफ द टैक्सेस आर देयर। आपको मेनली टैक्स रिसीप्ट्स में टैक्स रिसीप्ट्स का मीनिंग हो गया, दैट यू जस्ट हैव टू डू, otherwise you just have to do the topic of the types of taxes. So the types of taxes, there are three kinds of taxes: progressive and regressive, direct and indirect, value added and specific tax. अब प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव देखिए कैसे टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, सिंपली देखिए कि जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी। ओके कि जैसे सपोज किसी पर्सन की इनकम 1 लाख है, उसका रेट कम है टैक्स का, किसी पर्सन की इनकम बढ़ के 5 लाख तक आ गई, उसका टैक्स का रेट ज्यादा है। सो एज पर द इंक्रीजेस इन द इनकम द रेट्स ऑफ टैक्स विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। इट इज नोन एज द प्रोग्रेसिव टैक्स। और जनरली ये किस लिए लगाया जाता है कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे इस चीज का कम बर्डन पड़े रेदर देन द रिच, क्योंकि रिच सेक्शन तो अर्निंग कर ही रहा है ज्यादा, और रिच पे अगर ज्यादा टैक्स पड़ेगा भी तो उन्हें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। देन रिग्रेसिव ऑन द ऑपोजिट, रिग्रेसिव ऑपोजिट होता है। रिग्रेसिव में मेनली क्या आ जाता है, देयर इज अ सिमिलर टैक्स रेट ऑन एवरीवन, मतलब डजंट मैटर कि किसी की इनकम कितनी है, किसी की इनकम ज्यादा है या कम है, द टैक्स रेट विल बी सिमिलर। सो रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें एक्चुअल में जिसका बर्डन जो है, रियल बर्डन, रियल मीन्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्चुअल में जो इम्पैक्ट आ रहा है उस चीज का वो ज्यादा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे आता है रेदर देन रिचर पे आने की बजाय। तो वहां पर क्या होता है, देखिए जैसे एक पर्सन है जिसकी इनकम 1 लाख है, उसको 10% उसने इनकम का पोर्शन अपने टैक्स की फॉर्म में दिया, बट स्टिल 10% में से अगर वो
1 लाख में से अगर वो 10% देता है, इट मीन्स 10,000 उसने एज ए टैक्स दे दिया, स्टिल उसके पास 90,000 है स्पेंड करने के लिए। बट वही अगर एक पर्सन की इनकम 5,000 है, जिसको आप 10% अगर आप टैक्स लगा देते हैं, तो उसमें से 500 उसको देने पड़ेंगे। तो वहां पर क्या आ जाएगा, इट लीड टू द, उसके पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो ऑलरेडी बहुत कम है, और वहां पर आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब वो टैक्स दे देगा, देन इट विल लीड टू द मोर प्रॉब्लम। तो वहां पर दैट इज द मेन थिंग इज देयर, इन द केस ऑफ द रिग्रेसिव टैक्स, द मेन बर्डन इज देयर, दैट इज ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रेदर देन ऑन द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वहां पर पुअर पे ज्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि उनके लिए छोटा सा अमाउंट लूज करना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आफ्टर दैट, नेक्स्ट वन इज द वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो वैल्यू एडेड एज पर द नेम इंडिकेशन, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, देखो कि जब एक मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में इंक्रीज करते हैं, द मेन थिंग कि जो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहे हैं और जो हमारा आउटपुट आ रहा है, उनके बीच में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होती है। तो वैल्यू एडिशन टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मेनली प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लगाया जाता है, कि जितनी जितनी उसकी वैल्यू ऐड हो गई। And what do you mean by the value addition? Value addition is the difference between the value of output and intermediate। मतलब कि जितना हमने रॉ मटेरियल यूज किया और जो हमने फाइनल गुड बनाया, उन दोनों की वैल्यू में जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिशन। और नाउ अब हम कहें तो जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, जो मेनली हर स्टेज पे लगा लिया जाता है फाइनल लेवल पे। आफ्टर दैट, नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक टैक्स। तो स्पेसिफिक टैक्स कैसा है, दैट इज अ पर्टिकुलर टैक्स, मतलब एज पर द नेम इंडिकेशन की एक स्पेसिफिक कमोडिटी पे लगाया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर, चाहे वो उसके यूनिट्स हो, उसके साइज हो, उसके वेट्स के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्पेसिफिक टैक्स। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हो जाएंगे, मेनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों ऐसे कैटेगराइज किया है, कि इसके बर्डन एक्चुअल में किसके ऊपर आती है, मतलब द पर्सन जो इसको बियर कर रहा है वो कैसे है, उसके ऊपर डायरेक्टली लगाया गया है ये, या इनडायरेक्टली लगाया गया। सो एज द फर्स्ट वन इज देयर डायरेक्ट टैक्स, एज पर द नेम इंडिकेशन, कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, सिंपली ऐसा टैक्स ऑन विच, मतलब मेनली ये कौन पे कर रहा है, ऑन विच इट इज इम्पोज्ड डायरेक्टली, कि वही पर्सन इसको पे कर रहा है, वही पर्सन इसको बियर कर रहा है, जिसके ऊपर ये डायरेक्टली लगाया गया था। ओके, लाइक वी कैन कॉल कि इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो मेनली उसी पर्सन पे लगाया जाता है जिसकी वो इनकम होती है, और उसका बर्डन भी जो है वो वही पर्सन बियर करता है, वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता किसी अनदर पर्सन पे, राइट। अब यहाँ पर जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। द मेन थिंग, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हो गए कि इसको वही पर्सन पे कर रहा है एक्चुअल में लीगली, जिसके ऊपर ये टैक्स लगाए गए हैं। बट ऑन द ऑपोजिट साइड, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसे टैक्सेस हो जाते हैं जिसकी बर्डन जो है वो पर्सन बियर करता है, जिसके ऊपर वो डायरेक्टली नहीं लगाए गए, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम समवन एल्स। लाइक अगर आप कहें कि प्रोड्यूसर के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, प्रोड्यूसर कभी भी वो टैक्सेस खुद पे नहीं करता, दैट इज दे जस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स, वो उसके प्राइस में उसे ऐड कर देता है प्रोडक्ट के। अगर हम सर्विसेज भी लेते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, जनरली इट हैपन दे आल्सो कलेक्ट द टैक्सेस ऑन द बिल्स, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको डायरेक्टली हमारे पे तो नहीं लगाया गया था, बट क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट परचेज किया, हमने वो सर्विस ली, तो वो जो प्रोड्यूसर और सेलर था उस प्रोडक्ट का, उसने हमसे वो टैक्स कलेक्ट किया। So the indirect tax is that tax which is mainly collected from that person on which it is not imposed directly by the law. It is collected from someone else. जिस पे ये इम्पोज किया जाता है वो उसे ना करके वो उसे अनदर लोगों से कलेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, सिंपली एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन
one person but paid by the another one. Difference is there, the simple difference कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है. डायरेक्ट टैक्स जो मेनली फाइनली पेड बाय द पर्सन, जिसपे एक्चुअल में ये लगाया गया है, लीगली इम्पोज किया गया है. और इनडायरेक्ट टैक्स ये एक ऐसा पर्सन पे कर रहा है जिसपे ये इम्पोज नहीं किया गया था डायरेक्टली. जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स की उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन को हम अनदर लोगों पर शिफ्ट कर सकते हैं. जनरली जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं. प्रोग्रेसिव मीन्स कि इनकम बढ़ती है तो उसके रेट्स बढ़ जाते हैं. बट जो जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं. इट मीन्स एवरीवेयर इट इज सिमिलर. तो डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज. After that, next one topic, that is the non-tax receipts. So non-tax receipts refers to all those receipts जो कि other than tax के अलावा जो गवर्नमेंट के पास आती है. All those receipts which arise from the sources other than taxes. अब इसमें देखिए सबसे पहला आ गया फी. फी क्या है? मेनली देखो हम गवर्नमेंट से बहुत सी सर्विसेज लेते हैं. जैसे कि अगर हमने अपनी कोई मकान लिया, घर लिया, बनवाया, हम उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं. बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट बनवाया, कोर्ट में हमने कुछ वर्क लिया, तो हम उसकी एक फी पे करते हैं. दैट इज अ फी. और फी जो है वो टैक्स पेमेंट नहीं है, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है. वो जनरली हम जुडिशियल सर्विसेज जो लेते हैं गवर्नमेंट से, उसके लिए हम पे करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो इनकम सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट. अ फी इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल. कि लोगों को गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है उसके बदले में जो उसे पेमेंट मिलती है, दैट इज नोन एज फी. सेकेंड वन, फाइन्स. अब चालान करते हैं, अगर कोई भी रूल्स तोड़े जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स है, अनदर रूल्स है, तो फाइन्स वो सारी पेमेंट होगी जो मेनली लॉ ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट को देनी पड़ती है. राइट. तो इसका मेन मोटिव जो होता है वो अर्निंग का नहीं होता, बट लोगों के लिए लॉ के रूल्स सिखाने के लिए ये सब किया जाता है. नेक्स्ट वन, एस्चीट. एस्चीट क्या होता है? देखिए सिंपल, देखिए समटाइम इट हैपेंड कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, विदाउट एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनका पीछे कोई नहीं है, उसके बिना छोड़ जाते हैं. उनकी कोई क्लेम करने वाला नहीं होता उनकी प्रॉपर्टी को, तो वो किसके अंडर कंट्रोल चली जाती है? गवर्नमेंट के. दैट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो play a role of the revenue for the government, which is known as the escheat. कि escheat क्या है? ऐसी इनकम है जो कब अराइज होती है कि लोग अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ गए बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, उनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है. दैट इज नोन एज द escheat. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, स्पेशल असेसमेंट. तो स्पेशल असेसमेंट में मेनली देखो क्या आ जाता है कि मेनी टाइम इट हैपेंड कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे बेनिफिट आया, बहुत ओवरऑल बेनिफिट आया, और उसकी कुछ कुछ पेमेंट वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों ने पे की, दैट इज ऑल्सो द रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. इट इज ए दैट काइंड ऑफ पेमेंट वी कैन से जो मेनली कौन पे करता है? द ओनर ऑफ. सी दिस, special assessment is that payment which is made by the owner of those properties whose value has been appreciated due to the development activities of the government. कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की वजह से अगर कुछ लोगों की वैल्यूज, प्रॉपर्टीज में वैल्यू बढ़ जाती है, तो उनको अगर कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज द स्पेशल असेसमेंट. जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई रोड्स बनवाए, कोई सीवरेज सिस्टम सेट करवा दिया, ड्रेनेज सिस्टम सेट करवा दिया, तो वहां की प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो टोटल तो नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ छोटा मोटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उनसे रिकवर करती है बाय द वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट. दैट इज ऑल्सो ए
we can say that that is also a part of revenue of the government. Next one, income from public enterprises. नेक्स्ट वन, अब देखिए गवर्नमेंट की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस है वहां से जो भी इनकम आएगी दैट इज ऑल्सो ए रिवेन्यू सोर्स ऑफ गवर्नमेंट वी कैन कॉल, जैसे कि गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज जो भी है, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इंडस्ट्रीज सेटअप की हुई है, दैट इज नोन एज द इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस। कि गवर्नमेंट जितनी भी अपने इंडस्ट्रीज लगाती है, इंडस्ट्रीज के अंदर वहां पर क्या स्टेट आ जाती है कि उनके हेल्प से उसने जितने भी प्रॉफिट्स अर्न किए दैट विल आल्सो बी termed as the revenue for the government. After that, next one, income from the sale of the spectrum like 2G 3G. अब गवर्नमेंट क्या है, अगर कोई ऐसी भी चीज लगाती है, सपोज साइंटिफिक चीजों जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है टू द जनरल पब्लिक, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ विच इनकम भी, उससे भी इनकम जो आती है दैट इज ऑल्सो ए नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. लास्ट वन इज द ग्रांट्स एंड डोनेशन. तो ग्रांट्स एंड डोनेशन में मेनली आ जाएगा कि अगर गवर्नमेंट कहीं से कुछ हेल्प की फॉर्म में, जैसे कि अब आज लगाइए अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइंस, कोविड-19 चल रहा है, उसमें अगर कोई फंड रेज हुआ हो, कोई अकाउंट रेज हुआ हो, तो पब्लिक जो है उसमें फंड दे रही है, दैट काइंड ऑफ द ग्रांट्स एंड डोनेशंस आर द also play a role of the non-tax receipts to the government. So these were the entire receipts only of the revenue receipts. We cannot say the entire receipts. अभी हमने capital receipts का topic discuss करना है in the next lecture. So these were the entire revenue receipts of the government, the main one tax receipts and the non-tax receipts.